नमस्कार साथियों, बाल टू बेंच एकेडमी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पूरे ईजमेंट एक्ट को समझेंगे। आप लोग बैरक खोल लीजिए और खोलकर उसे अपने सामने रख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस तथ्य पर विचार करें कि इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए आपको अधिनियम की प्रस्तावना को पढ़ना होगा। इस अधिनियम की प्रस्तावना यह कहती है कि चूंकि सुखाधिकार और अनुज्ञप्तियों से संबंधित विधि का निरूपण तथा संशोधन करना कार्य साधक है, अतः अब से यह विधि बनाई जाती है। इसका तात्पर्य यह निकला कि यह एक्ट ईजमेंट और लाइसेंसेस इन दोनों से संबंधित विधि को डिफाइन और अमेंड करने के लिए लाया गया है। यहाँ पर हमें दो कीवर्ड याद रखने हैं, नंबर 1 ईजमेंट और नंबर 2 लाइसेंसेस। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुखाधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ। तो यह अधिनियम 1882 की जुलाई के प्रथम दिन से लागू हुआ, यानी कि 1 जुलाई 1882 से। आप बस 1 जुलाई 1882 याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं धारा 2 पर। धारा 2 में कुछ अपवाद दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप कर लीजिएगा। या बता दूं, अगर टिपिकल लग रहा हो तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, धारा 2 में अपवाद दिया गया है। वो ये कह रहा है कि यहाँ दी गई कोई चीज़, इसका क्या मतलब है, यानी कि इस अधिनियम में दी गई कोई चीज़ किसी ऐसी विधि को जो अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई हो, उनको प्रभावित करने वाली या फिर निम्नलिखित तत्वों से न्यून करने वाली नहीं मानी जाएगी। मतलब नीचे जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, उन राइट्स को कम करने वाली नहीं मानी जाएगी इस अधिनियम की कोई भी बात। अब इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। इनमें पहले पॉइंट में कह रहा है कि एनी राइट ऑफ द गवर्नमेंट, समझे, मतलब इस अधिनियम की कोई बात गवर्नमेंट का राइट कम नहीं करेगी। अब ये कौन से राइट की बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं टू रेगुलेट द कलेक्शन, रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर और रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फॉलोइंग इन नेचुरल चैनल्स, यानी कि जो प्राकृतिक नदियाँ, जल प्रवाह, झीलें और तालाबों का जो पानी संचित हो या रखा गया हो या बांटा गया हो, तो उसको संचय करने, रोक रखने या बांटने का नियमन करने के लिए सरकार के किसी स्वत्व को कम या न्यून नहीं करेगी। आपकी समझ में आया? देखिए, प्राकृतिक नदियाँ, झीलें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं देश के लिए, क्या ये आपको पता है? नदियों पर ही भारत के राज्य जल की आपूर्ति के लिए निर्भर करते हैं। इसीलिए सरकारें इनका नियमन करती हैं और सरकारें सब मैनेजमेंट करती हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। अब 1 मिनट आप सोचिए कि अगर ईजमेंट एक्ट गवर्नमेंट के इस राइट को थोड़ा कम कर दे तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका कितना बुरा असर जनता पर, राज्यों पर और सारे देश पर पड़ सकता है। बस इसीलिए इसको यहाँ पर
एक अपवाद के रूप में रख दिया गया है कि यह अधिनियम और इसकी कोई बात गवर्नमेंट की इस पावर को कम करने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगले अपवाद पर आइए। एनी कस्टमरी और अदर राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच द गवर्नमेंट, द पब्लिक और एनी पर्सन में पजेसेस, यानी कि किसी प्रथागत या अन्य स्वत्व से सरकार, जनता या कोई भी व्यक्ति किसी अचल संपत्ति को अपने कब्जे में रख सके, तो इस अधिनियम की कोई बात ऐसे अधिकार को न्यून नहीं करेगी। अब ये वाला पॉइंट समझ में आया आपकी? देखिए, ये बहुत सिंपल है। अगर किसी क्षेत्र में प्राचीन काल से कोई प्रथा चली आ रही है और उस प्रथा के आधार पर कोई भी उस अचल संपत्ति को कब्जे में रखता है, तो ईजमेंट एक्ट कैसे उस वर्षों पुरानी प्रथा के अगेंस्ट जाकर उस प्रथा को बदल देगा। इसीलिए इसे भी यहां पर एक अपवाद के रूप में रख दिया गया है। इस अपवाद का भी एक अपवाद इस धारा में दिया गया है, यानी कि जो अपवाद हम धारा 2 पढ़ रहे हैं उन अपवादों का भी अपवाद, और वो क्या है? वो है आज्ञप्ति, यानी कि लाइसेंस। इसे जरा आप याद रखिएगा प्री के दृष्टिकोण से। अब अगले पॉइंट पर आइए। अगला है, इस अधिनियम के लागू होने से पहले अबाप्त किए गए किसी स्वत्व से, मतलब 1 जुलाई 1882 से पहले एक्वायर किए गए किसी राइट को यह अधिनियम न्यून नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों, आप बताइए। देखिए, यह अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता, यानी कि यह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो यहां तक आप सब लोग विषय को समझ गए होंगे। अब आइए धारा 4 पर। धारा 4 सुखाधिकार को परिभाषित करती है। धारा 4 ये कह रही है कि सुखाधिकार वह राइट है जिसे किसी भूमि का स्वामी या उसमें दखल करने वाला उस भूमि के हितकर उपभोग के लिए किसी ऐसी भूमि पर जो कि उसकी नहीं है कुछ करने या निरंतर करते रहने या फिर किसी कार्य को रोकने या निरंतर रोके रखने के लिए करता है। अब इसमें मजे की बात यह है कि सुखाधिकार में एक व्यक्ति जिस भूमि का स्वामी नहीं है उसके संबंध में भी कुछ करने या कुछ रोकने का राइट रखता है। नॉर्मली कोई व्यक्ति जिस भूमि का स्वामी है उसी के संदर्भ में कुछ करने का राइट रखता है, लेकिन यहां पर स्थिति थोड़ी अलग है। यहां पर क्या है कि अगर वह व्यक्ति दूसरे की उस भूमि पर दखल ना करे तो फिर वह अपनी भूमि का हितकर उपभोग भी नहीं कर पाएगा। अब इस पूरे एक्ट में इसी सुखाधिकार के संबंध में जो तरह तरह के प्रावधान किए गए हैं वह सब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब इस एक्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार आती है जिसे बच्चे बार बार पढ़ते हैं और बार बार भूल भी जाते हैं। उन्हें कितना भी समझाओ मगर वो हमेशा एक कोरे कागज की तरह बिल्कुल साफ रहते हैं। लेकिन मैं आपको इतनी सरल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप भूल के दिखाइएगा। मेरा चैलेंज है आपको, आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर एक बार भी आपने ध्यान से समझ लिया तो आप नहीं भूलेंगे। ध्यान से ना सुने तो भूल जाए तो बात अलग है। अब देखिए ये टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं, इन्हीं पर पूरा ईजमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट बेस करता है। पहली है प्रधान दाय।
द डोमिनेंट हेरिटेज। दूसरी है प्रधान स्वामी, द डोमिनेंट ओनर। तीसरी है अधीनस्थ दाय, द सर्विएंट हेरिटेज। और लास्ट फोर्थ है अधीनस्थ स्वामी, द सर्विएंट ओनर। देखिए, वह भूमि जिसके हितकर उपभोग के लिए सुखाधिकार का राइट विद्यमान है वो प्रधान दाय कहलाती है। यानी कि जिस भूमि के स्वामी को अपनी भूमि का हितकर उपभोग करना है तो उनकी भूमि क्या कहलाएगी? प्रधान दाय, यानी कि डोमिनेंट हेरिटेज। अब इस भूमि यानी कि प्रधान दाय का स्वामी क्या कहलाएगा? प्रधान स्वामी, यानी कि डोमिनेंट ओनर। समझ में आ रहा है आपको कि वो भूमि जिसका उपभोग किसी व्यक्ति को करना है, जिसके लिए सुखाधिकार का राइट विद्यमान है, तो ऐसी भूमि कहलाएगी प्रधान दाय और उसका स्वामी कहलाएगा प्रधान स्वामी। अब वह भूमि जिस पर कुछ दायित्व आरोपित किया गया है वो क्या कहलाएगी? अधीनस्थ दाय, यानी कि द सर्विएंट हेरिटेज। और उसका स्वामी क्या कहलाएगा? अधीनस्थ स्वामी, यानी कि द सर्विएंट ओनर। अब इसे आप और सरल करके एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए एक भूमि के स्वामी हैं। आप जो है एक भूमि के स्वामी हैं जिसका उपयोग करने के लिए आपको उस भूमि के पड़ोसी की भूमि पर बने मार्ग से गुजरना पड़ता है। आपकी एक ज़मीन है, आपको उसका उपयोग करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी ज़मीन के बराबर में जो ज़मीन है पड़ोसी की, उस पर बने रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो आप जिस भूमि के स्वामी हैं वो क्या हो गई? प्रधान दाय, द डोमिनेंट हेरिटेज। और आप क्या कहलाएंगे? उसके स्वामी, यानी कि प्रधान स्वामी, द डोमिनेंट ओनर। अब उस पड़ोसी की भूमि क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी द सर्विएंट हेरिटेज। ठीक है, अधीनस्थ दाय। और वह पड़ोसी जो उस भूमि का स्वामी है वो क्या कहलाएगा? अधीनस्थ स्वामी, यानी कि द सर्विएंट ओनर। अब इसे आप कैसे भूलेंगे ये बताइए, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर पूरा इजमेंट एक बेस है। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप किसी स्टूडेंट से पूछें और अगर उसको यह नहीं पता तो समझिए कि उसको ईजमेंट एक्ट की कतई नॉलेज नहीं है। आप उससे खाली ये पूछ लीजिए कि सुखाधिकार परिभाषित कर दो। मैं पूरे अंदाजे से कहता हूं कि 100 में से 90 स्टूडेंट सुखाधिकार को परिभाषित तक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को बार बार सुनिए। भाई, आप अगर 10 बार बेयर एक्ट पढ़ लेंगे और उसको साथ रखकर 10 बार आप वीडियो देख लेंगे तो फिर कोई एग्ज़ाम हो, चाहे मुंसिफ का एग्ज़ाम हो या HJS का, आपकी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। ये मेरा दावा है। ठीक, तो अब वापस अपने विषय पर चलते हैं। अब आप आइए धारा 5 पर। धारा 5 में सुखाधिकारों के कुछ प्रकारों का, यानी कि कुछ टाइप्स का वर्णन किया गया है। ये होते हैं कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट तथा अपरेंट एंड नॉन अपरेंट ईजमेंट। अब ये क्या बला है भाई? देखिए, कंटिन्यूअस ईजमेंट वो ईजमेंट होता है जिसका एंजॉयमेंट कंटिन्यूअस होता रहे। कंटिन्यूअस ईजमेंट क्या होता है? वह ईजमेंट होता है, वह सुखाधिकार होता है जिसका एंजॉयमेंट कंटिन्यूअस होता रहे, चाहे भले ही कोई भी मनुष्य कोई भी दखल ना करे। जैसे खिड़कियों से हमें प्रकाश मिलने का अधिकार है या मार्ग पर से निकलने का अधिकार है, तो ये क्या कहलाते हैं? अविच्छिन्न सुखाधिकार या कंटिन्यूअस ईजमेंट। मतलब
अगर मनुष्य कोई कार्य ना भी करे तो भी कंटिन्यूअस ईजमेंट कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक। और डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट क्या है? जिसके एंजॉयमेंट के लिए मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता है। वन नीड्स द एक्ट ऑफ मैन फॉर इट्स एंजॉयमेंट। जैसे मरम्मत कराने का अधिकार। मरम्मत कराने का अधिकार क्या है? डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें मरम्मत करने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस व्यक्ति के बिना मरम्मत हो ही नहीं पाएगी। लेकिन वहीं जो कंटिन्यूअस ईजमेंट का आपने एग्जाम्पल पढ़ा था कि खिड़कियों से प्रकाश पाने का अधिकार या फिर मार्ग पर चलने का स्वत्व, इसमें किसी अन्य मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। खिड़की से प्रकाश तो सूर्य भगवान से आ जाता है, इसमें किसी अन्य मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही आपको पड़ोसी की भूमि पर से सड़क पे से चल के अपनी भूमि पर जाना है, तो क्या इसमें किसी अन्य मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसीलिए यह कंटिन्यूअस ईजमेंट है, क्योंकि बिना किसी अन्य मनुष्य के कार्य के भी यह ईजमेंट कंटिन्यू इंजॉय किए जा सकते हैं। ऐसे ही ईजमेंट की दो अन्य कैटेगरी हैं, प्रत्यक्ष यानी कि अपैरेंट और अप्रत्यक्ष यानी कि नॉन अपैरेंट। प्रत्यक्ष सुखाधिकार वह है जिसका अस्तित्व किसी ऐसे स्थायी चिन्ह से प्रकट होता है जो निरीक्षण करने पर दिखाई दे। ठीक। और अप्रत्यक्ष सुखाधिकार वह होता है जिसमें ऐसा कोई स्थायी चिन्ह दिखाई ना दे। मतलब निरीक्षण करें तो निरीक्षण करने पर कुछ ऐसा चिन्ह या एविडेंस मिल जाए, जैसे आपको भूमि पर से पाइप द्वारा अपनी भूमि पर पानी ले जाने का राइट है, और इसके साथ ही साथ आपको वहां पर से नाली द्वारा पानी निकालने का स्वत्व पड़ोसी की भूमि से अनुबद्ध है। तो अब अगर सुखाधिकार के संबंध में आप दोनों में कुछ विवाद हो जाए और आपका पड़ोसी ये कहे कि नाली से पानी नहीं निकालने दूंगा, तो आप क्या करेंगे? सैनिटरी का काम करने वाले इस काम के ज्ञाता किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण करवा देंगे, और निरीक्षण करवाएंगे तो वो नाली खोज ली जाएगी। तो यह नाली एक स्थायी चिन्ह है जिससे यह प्रकट होता है कि यह सुखाधिकार है। तो ऐसा सुखाधिकार क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष सुखाधिकार। अब धारा 6 पर आइए। धारा 6 सीमित समय के लिए या शर्त पर सुखाधिकार का वर्णन करती है। इसमें कह रहे हैं कि कोई सुखाधिकार स्थायी हो सकता है या कुछ वर्षों की अवधि के लिए या कोई अन्य सीमित अवधि के लिए भी हो सकता है। ऐसे ही कोई सुखाधिकार इस शर्त पर प्रयोग किया जा सकता है कि वह किसी घटना के घटित होने पर आरंभ होगा या व्यर्थ किया जा सकेगा। मतलब सुखाधिकार जो है सीमित समय के लिए हो सकता है या शर्त पर हो सकता है। अब आइए अध्याय 2 पर। यह धारा 8 से लेकर धारा 19 तक में वर्णित है। इसमें मुख्यतया सुखाधिकार के अर्जन के तरीके बताए गए हैं। उनको मैं क्रमशः आपको बतलाता हूं। पहला है अनुदान द्वारा, ये धारा 8 से लेकर धारा 11 में वर्णित है। दूसरा है आवश्यकता या अर्ध आवश्यकता द्वारा, ये धारा 13 में वर्णित है। तीसरा है चिरभोग द्वारा, ये धारा 15 में वर्णित है। चौथा है रूढ़ि या प्रथा द्वारा, ये धारा 18 में वर्णित है। और पांचवा है अधिष्ठायी संपत्ति के हस्तांतरण द्वारा, ये धारा 19 में वर्णित है। दोस्तों, इन पर मैं अलग से एक पूरा वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, आपको वहां पर इस पर विस्तार से चर्चा मिल जाएगी। एक ही चीज़ को बार बार बताने में समय व्यर्थ करने से ना आपका लाभ होगा ना मेरा लाभ होगा। इसलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आइए अध्याय 3 पर। इसमें सुखाधिकार के अनुषंग बताए गए हैं, द इंसिडेंट्स ऑफ ईजमेंट्स। ये धारा 20 से लेकर धारा 31 तक में वर्णित है। तो अब आइए अध्याय 3 की धारा 20 पर। धारा 20 कह रही है, अनुबंध या स्वत्वाधिकार द्वारा नियंत्रित नियम, रूल्स कंट्रोल्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और टाइटल। मतलब इस अध्याय 3 में दिए गए नियम दो चीज़ों से नियंत्रित होंगे। इस अध्याय 3 में दिए गए नियम दो चीज़ों से नियंत्रित होंगे। अब वो कौन सी दो चीज़ें हैं? पहली है, यदि प्रधान और अधीनस्थ स्वामियों के बीच अधीनस्थ दाय के संबंध में किए गए अनुबंध द्वारा जिससे सुखाधिकार आरोपित किया गया हो। यानी कि पहली तो अनुबंध वाली बात आ गई। दूसरे में कह रहा है, यदि कोई साधन लेख यानी कि इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई डिक्री हो तो उसके ऐसे उपबंधों द्वारा जिससे निर्देशित सुखाधिकार आरोपित किया गया हो। दूसरे में आ गई इंस्ट्रूमेंट या डिक्री की बात। अब ये समझ में आया आपको कि ये क्या कह रहे हैं? देखिए, ये कह रहे हैं कि इस अध्याय 3 के नियम प्रधान स्वामी और अधीनस्थ स्वामी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट द्वारा नियंत्रित होंगे, या यदि कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर डिक्री हो इस संबंध में तो उस इंस्ट्रूमेंट और डिक्री के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे। ठीक, लेकिन अगर किसी प्रथागत सुखाधिकार का कोई अनुसंग ऐसे नियमों के प्रतिकूल हो तो इस अध्याय की कोई बात कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अब आइए धारा 21 पर। धारा 21 ये कह रही है कि कोई भी सुखाधिकार प्रधान दाय के उपभोग से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका क्या अर्थ निकला? कुछ समझ में आया आपको? देखिए, यहां पर यह धारा 21 ये कह रही है कि कोई भी सुखाधिकार प्रधान दाय के उपभोग से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसा सुखाधिकार जो प्रधान दाय से संबंधित नहीं होगा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। मतलब सुखाधिकार का प्रधान दाय से सीधा प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। अब आइए धारा 22 पर। धारा 22 ये बतला रही है कि प्रधान स्वामी अपने राइट का इस तरीके से प्रयोग करे कि जिससे अधीनस्थ स्वामी को कम से कम परेशानी हो। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे धारा बतला रही है कि यदि अधीनस्थ स्वामी प्रार्थना करता है तो प्रधान स्वामी को कोई हानि पहुंचाए बिना किसी सुखाधिकार का प्रयोग अधीनस्थ दाय के निश्चित भाग तक परिसीमित किया जा सकता है। अब ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? ये वाला पार्ट कह रहा है कि प्रधान स्वामी को तो कोई नुकसान पहुंच नहीं रहा है, तो अगर सुखाधिकार का प्रयोग अधीनस्थ स्वामी की प्रार्थना पर अधीनस्थ दाय तक सीमित कर दिया जाता है तो इससे अधीनस्थ स्वामी भी थोड़ा निश्चिंत हो जाएगा कि मेरी अधीनस्थ दाय के एक निश्चित भाग तक ही सीमित हो गया। अब उस सुखाधिकार का उपयोग, तो इसमें दोनों तैयार हो जाएंगे क्योंकि किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। समझ रहे हैं ना आप इसका प्रैक्टिकल अप्रोच? अब आते हैं धारा 23 पर। धारा 23 प्रधान स्वामी के उपभोग की रीति परिवर्तित करने के राइट का वर्णन करती है कि प्रधान स्वामी समय समय पर सुखाधिकार के उपभोग की रीति और स्थान परिवर्तित कर सकता है, लेकिन बंधन यह है कि वह इससे अधीनस्थ दाय पर कोई अतिरिक्त भार आरोपित ना करे। समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो मैं आपको एक उदाहरण से समझा दिए देता हूं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपकी एक लकड़ी चीरने की मिल है, इसे क्या कहते हैं? आरा मिल। आप उस आरा मिल के स्वामी हैं, तो उस मिल को चलाने के लिए उतने पानी के बहाव का आप राइट रखते हैं जितने की आपको जरूरत है। अब आप क्या करते हैं?
आप ये सोचते हैं कि यार अब आरा मिल में तो इतना प्रॉफिट है नहीं, तो चलो इस आरा मिल को अनाज की मिल में बदल देते हैं, उसमें फिर भी प्रॉफिट ज़्यादा है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप बताइए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वह अनाज की मिल भी उतने ही पानी के परिमाण में चलाई जाए, तब। ठीक है। अब आइए धारा 24 पर। धारा 24 बतला रही है कि उपभोग को सुरक्षित रखने के लिए प्रधान स्वामी अधीनस्थ स्वामी के विरुद्ध समस्त कार्य करने के लिए अधिकार युक्त है, किंतु ये कार्य ऐसे नहीं होने चाहिए, किंतु ये कार्य ऐसे होने चाहिए कि प्रधान स्वामी को तो हानिकारक ना हो और अधीनस्थ स्वामी को यथासंभव न्यूनतम असुविधा पहुंचाए। मतलब ये कार्य ऐसे होने चाहिए कि प्रधान स्वामी को तो हानिकारक ना हो और अधीनस्थ स्वामी को यथासंभव न्यूनतम असुविधा पहुंचाए, मतलब उसे कम से कम असुविधा पहुंचाए। और यदि उस कार्य से अधीनस्थ दाय को कोई क्षति पहुंचे तो उसकी मरम्मत प्रधान स्वामी को करानी पड़ेगी। समझ रहे हैं ये बात आप? मतलब प्रधान स्वामी जो है अधीनस्थ स्वामी के विरुद्ध सारे कार्य करने के लिए अधिकार युक्त है, उसे अधिकार है कि वो सारे कार्य कर सकता है, किंतु ये कार्य ऐसे होने चाहिए कि प्रधान स्वामी को भी हानिकारक ना हो और अधीनस्थ स्वामी को कम से कम नुकसान पहुंचाए, कम से कम असुविधा पहुंचाए। और यदि उन कार्यों से अधीनस्थ दाय को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी मरम्मत कौन कराएगा? भाई अधीनस्थ दाय को क्षति पहुंची तो नॉर्मली पहुंचती अधीनस्थ दाय को क्षति तो अधीनस्थ स्वामी कराता, लेकिन जब प्रधान स्वामी की वजह से क्षति पहुंच रही है तो कौन कराएगा? मरम्मत प्रधान स्वामी कराएंगे। ठीक। धारा 25 कह रही है कि किसी सुखाधिकार के परिरक्षण करने में अगर कोई आवश्यक व्यय किए जाएंगे तो वह प्रधान स्वामी द्वारा किए जाएंगे। ठीक, प्रधान स्वामी करेगा उनको। प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सारे व्यय कौन करता है? प्रधान स्वामी। धारा 26 कह रही है कि अगर मरम्मत ना होने से अधीनस्थ दाय को कोई क्षति पहुंची है तो उसकी पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होगा? प्रधान स्वामी। याद रखिएगा, ये फ्री के नंबर हैं, इन पर एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगली धारा 27 कह रही है कि अधीनस्थ स्वामी प्रधान दाय के हित के लिए कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है। अब ऐसा क्यों, आप बताइए। ऐसा क्यों कि अधीनस्थ स्वामी कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है? ऐसी क्या विशेष बात हो गई उसमें कि वो कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है? देखिए, प्रॉपर्टी किसकी है? अधीनस्थ स्वामी की। उस प्रॉपर्टी पे सुखाधिकार का मजा कौन ले रहा है? प्रधान स्वामी। तो भैया प्रधान दाय के हित के लिए फिर अधीनस्थ स्वामी कुछ क्यों करेगा? वो प्रधान स्वामी जाने, उसकी प्रॉपर्टी है, वो करेगा। ठीक है। अब आइए धारा 29 पर। धारा 29 सुखाधिकार में वृद्धि की बात करती है, यानी कि इंक्रीज ऑफ ईजमेंट। धारा 29 यह बात कह रही है कि प्रधान स्वामी प्रधान दाय में कुछ बढ़ती करके या कुछ परिवर्तन करके किसी सुखाधिकार की वास्तविक रूप में वृद्धि नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब आगे कह रहा है कि जहां कोई सुखाधिकार इस प्रकार प्रदान किया या वसीयत किया कि उस सुखाधिकार का विस्तार प्रधान दाय के विस्तार के अनुपात में रहेगा, तो यदि प्रधान दाय बाढ़ से लाई हुई मिट्टी के कारण बढ़ गया तो सुखाधिकार में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। और यदि उल्टा हो गया कि बाढ़ की वजह से प्रधान दाय कम हो गया तो फिर सुखाधिकार में भी उसी अनुपात में
कमी हो जाएगी। यह बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर रेशियो की बात कर रहा है कि अगर कोई सुखाधिकार इस प्रकार प्रदान किया, या मान लीजिए वसीयत कर दिया कि अगर प्रधानदाय बढ़ेगा या प्रधानदाय कम होगा तो फिर वह सुखाधिकार भी उसी रेशियो में या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। आगे देखिए धारा 30 को। धारा 30 प्रधानदाय के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बंटवारे की स्थिति में सुखाधिकार के संदर्भ में प्रावधान करती है। ये कहती है कि ऐसा सुखाधिकार उस विभाजित दाय के प्रत्येक हिस्से से अनुबद्ध हो जाता है, किंतु बंधन ये है कि ऐसा अनुबद्ध जो होगा तो जिस साधन लेख या डिक्री या राजस्व कार्यवाही जिसके भी अधीन प्रदान दाय का विभाजन हुआ उसकी शर्तों के अनुकूल हो। ठीक, अब आप आइए अध्याय 4 पर, जो कि सुखाधिकारों में विघ्न का वर्णन करता है, द डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट्स। इसमें धारा 32 में प्रधान दाय का स्वामी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना विघ्न डाले सुखाधिकार का उपभोग करने का राइट रखता है कि प्रधान स्वामी सुखाधिकार का बिना किसी विघ्न के उपभोग करेगा। ये उसका राइट है। यहां पर उसको ये राइट दे दिया गया है। और अगर कोई विघ्न डाले तब प्रधान स्वामी क्या करेगा? तो इसके लिए आइए धारा 33 पर। अगर कोई विघ्न डाले तो प्रधान स्वामी क्षतिपूर्ति के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वह बात तभी कर सकेगा जबकि उसे वास्तविक क्षति पहुंची हो। ठीक, अब धारा 34 ये बताती है कि सहारा हटाने पर बात कारण कब उत्पन्न होता है। When cause of action arises for removal of support। अब कोई ऐसा सहारा है या सपोर्ट है जिसके लिए जो किसी साधन की वजह से है और प्रधान स्वामी उसके लिए अधिकार युक्त है, तो जब उसको हटाया जाएगा तो प्रधान स्वामी को कुछ क्षति तो जरूर पहुंचेगी। समझ में आ रहा है आपको कि कोई ऐसा सहारा है या सपोर्ट है जिसके लिए कोई साधन है, किसी साधन की वजह से वो सपोर्ट है और प्रधान स्वामी उसके लिए अधिकार युक्त है, तो जब उसको हटाया जाएगा तो प्रधान स्वामी को कुछ तो क्षति पहुंचेगी। लेकिन वो केस तभी कर पाएगा, बात तभी कर पाएगा जब उसे वास्तविक क्षति पहुंचे, यानी मतलब उसे एक्चुअल में कुछ क्षति पहुंचे। वास्तविक क्षति का मतलब होता है कि वास्तव में कुछ नुकसान हो गया हो। अब आइए धारा 35 पर। धारा 35 ये कह रही है कि किसी सुखाधिकार के विघ्न को रोकने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की धारा 52 और धारा 77 के अधीन निषेधाज्ञा प्रदान की जाएगी। कब की जाएगी? यदि सुखाधिकार में सचमुच विघ्न डाला गया हो और इस अध्याय के अधीन उस विघ्न के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती हो। तो अगर सचमुच विघ्न डाला है तो निषेधाज्ञा प्रदान की जा सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि विघ्न डालने की केवल धमकी दी हो और यदि उसे किया जाता तो भी सुखाधिकार में विघ्न पड़ जाता। तो यह दो कैटेगरी हैं जिनमें विघ्न को रोकने के लिए इंजंक्शन यानी निषेधाज्ञा प्रदान किया जा सकता है। धारा 36 ये बतला रही है कि प्रधान स्वामी किसी सुखाधिकार की अनधिकृत बाधा को स्वयं दूर नहीं कर सकता। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब आइए अध्याय 5 पर। अध्याय 5 में धारा 37 से धारा 51 तक में सुखाधिकारों के अंत, उनके निलंबन
तथा उनके पुनः प्रादुर्भाव के विषय में वर्णन किया गया है। अब इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, संसार में सब कुछ नश्वर है। ये जो संसार है जिसमें आप और हम रह रहे हैं, ये नश्वर है। कुछ भी ना तो अमर है और ना शाश्वत है। कोई भी वस्तु सदा सर्वदा नहीं रहती, तो फिर सुखाधिकार भी सदा सर्वदा कैसे रह सकता है, आप ही बताइए। इसीलिए कुछ सुखाधिकारों का अंत हो जाता है, कुछ थोड़े समय के लिए निलंबित हो जाते हैं और कुछ को पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। अब धारा 37 से लेकर धारा 48 तक ये धाराएं सुखाधिकारों के अंत के विषय में प्रावधान करती हैं। इन प्रत्येक धारा में कुछ ऐसी परिस्थिति का वर्णन किया गया है जिसमें कि सुखाधिकार का अंत हो जाएगा। ये बहुत सरल है, आपको बस सेक्शन नंबर और एक लाइन में ये याद रखना है कि इस धारा में अंत कैसे कैसे बता रहा है। तो अब धारा 37 पर आइए। धारा 37 कह रही है कि जब अधीनस्थ स्वामी का स्वत्व समाप्त हो जाता है तो उससे जुड़े सुखाधिकार का भी अंत हो जाता है। इसका एक अपवाद भी है कि अगर धारा 10 के अनुसरण में बंधनकर्ता द्वारा कोई सुखाधिकार अगर वैध रूप से आरोपित किया गया है तो उस पर इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी। सिंपल सी बात है कि धारा 10 या बंधनकर्ता के केस में यह एक्सेप्शन दी गई है इस धारा के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गई होगी। धारा 38 बतला रही है कि अगर प्रधान स्वामी सुखाधिकार को अधीनस्थ स्वामी के लिए छोड़ देता है तो उसका अंत हो जाएगा। तो जब प्रधान स्वामी खुद ही राइट छोड़ देगा तो फिर क्या होगा, सुखाधिकार का अंत तो हो ही जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। धारा 39 ये कह रही है कि जब अधीनस्थ स्वामी उस सुखाधिकार को निरस्त कर देता है तो सुखाधिकार का अंत हो जाता है। भाई, अधीनस्थ स्वामी ने सुखाधिकार को रिवोक कर दिया तो फिर तो उसका अंत नहीं होगा तो क्या होगा। तो कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अगर अंत हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। यह भी समझते चलिएगा कॉन्सेप्ट कि अगर अंत हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे धारा में उसका अंत किया जा रहा है। यह कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, यह आपको केवल आपके हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ आप अगर पढ़ते हैं लॉ में तो खाली ये मत पढ़िए कि इस धारा में ये लिखा है। आप ये सोचिए कि इस धारा को रखने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये धारा रखी गई है और जो धारा में रखा गया है वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब आप उस धारा को याद रख पाएंगे। अगर रट्टू तोते की तरह हम उस धारा को रट लें तो उससे ना तो हमारा एक लॉयर के रूप में, वकील के रूप में कोई फ़ायदा होगा और ना जो है एक जज के रूप में कोई फ़ायदा हम उठा पाएंगे। अब आइए धारा 40 पर। अगर कोई सुखाधिकार किसी सीमित अवधि के लिए था और वह अवधि समाप्त हो गई, अगर कोई सुखाधिकार किसी सीमित अवधि के लिए था और वह अवधि समाप्त हो गई तो आप बताइए कि उस सुखाधिकार का क्या होगा। अवधि खत्म तो सुखाधिकार भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी सुखाधिकार को इस शर्त पर एक्वायर किया गया था कि किसी विशेष कार्य के करने या ना किए जाने पर उसका अंत हो जाएगा, तो जब उस शर्त के अनुरूप या तो उस कार्य को कर दिया जाए या नहीं किया जाए तो फिर उससे संबंधित सुखाधिकार का शर्त पूरी होते ही अंत हो जाएगा। अब धारा 41 कह रही है कि जब उस सुखाधिकार की आवश्यकता समाप्त हो जाए तो उस आवश्यकता जनित सुखाधिकार का भी उसी समय अंत हो जाता है। अब इसमें समझाने का क्या है, ये तो बहुत सरल है। आवश्यकता खत्म हो गई तो अब क्या करेंगे उस सुखाधिकार का।
अंत हो जाएगा उस सुखाधिकार का। दोस्तों एक बात और आप सबसे कहना चाहता था कि पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ईजमेंट एक्ट से घबराते क्यों हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हलवा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग एलएलबी करने के बाद 5 साल 10 साल की प्रैक्टिस कर लिए, उन्हें भी ईजमेंट एक्ट समझ में नहीं आता। खैर, अब किसी भी एक्ट को हमें कमज़ोर नहीं छोड़ना है, तो आगे बढ़ते हैं। धारा 42 कह रही है कि जब कोई सुखाधिकार प्रधान स्वामी के लिए अनुपयोगी हो जाए तो उसका उसी समय अंत हो जाता है। भाई, अब अगर सुखाधिकार ही अगर यूजलेस हो गया, उसका उपयोग खत्म हो गया, अनुपयोगी हो गया, तो फिर उसका अंत तो हो ही जाएगा। धारा 43 कह रही है कि प्रधान दाय में अगर स्थायी परिवर्तन हो जाता है जिससे अधीनस्थ दाय पर भार में कोई वास्तविक वृद्धि हो गई हो और अधीनस्थ स्वामी के हस्तक्षेप किए बिना उस सुखाधिकार के वैध उपभोग को कम न किया जा सकता हो, तो सुखाधिकार का अंत हो जाएगा। धारा 44 कह रही है जहां अधीनस्थ दाय किसी महान शक्ति द्वारा इस प्रकार स्थायी रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो कि प्रधान स्वामी उस सुखाधिकार का आगे उपभोग ही नहीं कर पाए। समझ रहे हैं आप? जहां अधीनस्थ दाय किसी महान शक्ति द्वारा इस प्रकार स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया गया हो कि प्रधान स्वामी उस सुखाधिकार का आगे उपभोग ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा? जब आगे उपभोग ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? सुखाधिकार का अंत हो जाएगा। धारा 45 कह रही है कि जब प्रधान और अधीनस्थ दोनों दायों में से कोई एक दाय पूर्णतया नष्ट हो गई तो क्या होगा? जब एक दाय ही नष्ट हो गई, देखिए 2 दाय थी, प्रधान दाय अधीनस्थ दाय, अब उनमें से एक दाय नष्ट हो गई तो सुखाधिकार का राइट इंजॉय कहां पर जाके करेगा? जब कोई दाय ही नष्ट हो गई तो फिर सुखाधिकार का तो अंत हो ही जाएगा। जो अंत हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसे ही धारा 46 ये कह रही है कि अगर दोनों दायों का विलयन हो जाए, मतलब उन दोनों का स्वामी अब एक ही व्यक्ति बन गया। मान लीजिए 2 दाय थी, एक प्रधान दाय एक अधीनस्थ दाय। आप प्रधान स्वामी थे, मैं अधीनस्थ स्वामी, लेकिन अब क्या हुआ? आप ही दोनों दायों के स्वामी हो गए। तो जब एक ही व्यक्ति दोनों का स्वामी हो गया तो तू ही राम तू ही राम तू ही सब कुछ है, तो फिर सुखाधिकार का क्या होगा? अंत हो जाएगा। आगे धारा 47 कह रही है कि अगर सुखाधिकार का निरंतर 20 वर्ष की अटूट अवधि तक उपभोग ही नहीं किया तो भी सुखाधिकार का अंत हो जाएगा। भाई, इसका लॉजिक आप समझ रहे हैं? देखिए 20 साल बहुत लंबा पीरियड होता है और धारा 47 20 वर्ष तक अनुपयोग की स्थिति में उस सुखाधिकार के अंत को मान्यता दे देती है। और धारा 48 कह रही है कि जब सुखाधिकार के सहायक स्वत्वों का अंत हो जाता है तो उस सुखाधिकार का भी अंत हो जाता है। अब आप इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप मेरे कुएं से पानी निकालने और पानी निकालने के लिए मेरी भूमि पर से कुएं तक आने जाने का राइट रखते हैं। अब अगर धारा 47 के अंतर्गत आपका कुएं से पानी निकालने का सुखाधिकार का अंत हो जाए तो मेरी भूमि पर से कुएं तक मार्ग पर से आने जाने का जो सहायक स्वत्व था वह भी तो समाप्त हो जाएगा। जब कुएं से पानी ही नहीं निकालना है तो फिर मेरी भूमि पर से कुएं तक जाके क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं ना? यह मैंने धारा 48 के एग्जाम्पल को ही थोड़ा सरल करके समझा दिया है, बाकी तो आप बेयर एक्ट से देख लीजिएगा। अब आते हैं सुखाधिकारों के निलंबन पर। धारा 49 में इसका वर्णन है। इसमें यह कहा गया है कि कोई सुखाधिकार उस समय निलंबित हो जाता है जब या तो प्रधान स्वामी अधीनस्थ दाय पर उसमें किसी सीमित हित के लिए
कब्जे का अधिकारी हो जाए, या जब अधीनस्थ स्वामी प्रधान दाय पर उसमें किसी सीमित हित के लिए कब्जे का अधिकारी हो जाए। ये धारा समझ में आई आपको? देखिए यहां पर यह बात कह रहे हैं कि प्रधान स्वामी अगर अधीनस्थ दाय में और अधीनस्थ स्वामी प्रधान दाय में कोई सीमित हित प्राप्त कर ले तो सुखाधिकार सस्पेंड हो जाएगा। दरअसल प्रधान स्वामी प्रधान दाय का स्वामी होता है। अब अगर वह अधीनस्थ दाय में ही कोई हित प्राप्त कर लेता है, भले ही सीमित हित प्राप्त करे, तो क्या होगा आपके विचार से? आपकी समझ से क्या करना चाहिए? भाई सुखाधिकार निलंबित हो जाएगा, उसका अंत नहीं होगा, लेकिन सीमित हित प्राप्त कर लिया उसमें भी, इसलिए निलंबित हो जाएगा। ठीक, मैं समझता हूं कि आप सबको धारा समझ में आ गई होगी। अब आइए धारा 51 पर। धारा 51 सुखाधिकारों के पुनः प्रादुर्भाव यानी कि रिवाइवल ऑफ ईजमेंट की बात करती है। इसमें धारा 45, धारा 46 और धारा 47 के अधीन 3 परिस्थितियां बताई गई हैं। अब अगर आप धारा 45, 46 और 47 भूल गए कि उसमें क्या लिखा था, तो कृपया बेयर एक्ट को देख लीजिएगा या फिर वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। धारा 45 के अधीन किसी सुखाधिकार का अंत हुआ तो उसके 20 वर्ष पूरे होने से पहले अगर फिर से वह पहले जैसा हो जाए तो क्या होगा? तो उससे संबंधित सुखाधिकार का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये मैंने एक लाइन में सारा सार समझा दिया है, आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही धारा 46 में जिस सुखाधिकार का अंत हुआ था, अगर किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री द्वारा उसे निरस्त कर दिया जाए, मतलब जो धारा 46 में सुखाधिकार का अंत हुआ तो न्यायालय ने क्या करा कि डिक्री दे दी और उस जो अंत हुआ था उसको निरस्त कर दिया, तो फिर सुखाधिकार का अंत भी निरस्त हो जाएगा और फिर से वो सुखाधिकार जीवित हो जाएगा और उसका पुनः प्रादुर्भाव हो जाएगा। आगे बढ़िए। ऐसे ही अगर धारा 47 के अधीन स्वत्व का अंत होने से पहले ही उसके निलंबन का कारण दूर कर दें तो क्या होगा? वह निलंबित सुखाधिकार पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है। अब आइए अंतिम अध्याय 6 पर। यह लाइसेंस के विषय में प्रावधान करता है। वैसे तो यह धारा 52 से लेकर धारा 64 तक में वर्णित है, लेकिन हम केवल इसकी महत्वपूर्ण धारा ही पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। बाकी आप देखना चाहें, आपका बहुत मन करे कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही है, सर ने नहीं पढ़ाया, तो फिर आप खुद से ही बेयर एक्ट से पढ़ लीजिएगा। आप आइए धारा 52 पर। यह लाइसेंस को डिफाइन करती है। लाइसेंस क्या है? कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर कुछ करने का अधिकार दे देता है तो यह लाइसेंस की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगर उस व्यक्ति ने वह अधिकार नहीं दिया होता तो उस दूसरे व्यक्ति का कार्य क्या हो जाता? अवैध हो जाता। लेकिन अब जब उसने परमिशन दे रखी है तो अवैध नहीं होगा। ये परमिशन ही क्या कहलाती है? लाइसेंस। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप किसी व्यक्ति को अपनी जमीन पर कुछ करने का अधिकार दे रहे हैं कि जिसे अगर आप परमिशन नहीं देते तो वो कार्य वो नहीं कर पाता, वो अवैध हो जाता। तो आपने जो उसे परमिशन दी है वो क्या कहलाएगी? लाइसेंस। एक इसमें धारा 61 अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि कोई लाइसेंस कब निरस्त माना जाएगा। तो इसमें लगभग 9 पॉइंट दिए गए हैं जिनमें कि कोई अनुज्ञप्ति निरस्त मान ली जाएगी। अब हम एक एक करके वह सारी परिस्थितियां देखेंगे। जब प्रदाता के हित की समाप्ति हो जाती है, पहला पॉइंट है, जब प्रदाता के हित की समाप्ति हो जाती है। अब आप एक बात बताइए
कि अगर प्रदाता के हित की ही समाप्ति हो गई तो क्या होगा, लाइसेंस तो निरस्त हो गई। दूसरा पॉइंट है, जब लाइसेंस ग्रहीता उसका परित्याग कर दे। तो जब लाइसेंस ग्रहीता ने ही लाइसेंस का परित्याग कर दिया तो क्या होगा, लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। एक एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा कि क्यों ये पॉइंट्स रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस सीमित अवधि के लिए लाइसेंस था वह अवधि पूर्ण हो गई। तो जब अवधि पूर्ण हो गई तो लाइसेंस क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। और ऐसे ही यदि लाइसेंस किसी कार्य को करना है या नहीं करना है इस शर्त पर दिया गया था और वह शर्त पूरी हो जाए, मतलब आदमी जो है जो काम करने को कहा गया था वो उन्होंने कर दिया, या जो काम नहीं करने को कहा था वो उन्होंने नहीं किया और अपनी शर्त पूरी कर दी, तो जब शर्त पूरी हो गई तो लाइसेंस क्या होगा, निरस्त हो जाएगा, क्योंकि लाइसेंस का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। नेक्स्ट है, लाइसेंस की विषय वस्तु यानी कि संपत्ति ही नष्ट हो गई। तो इस केस में आप बताइए कि क्या होगा। अरे भाई, एक भूमि थी, एक संपत्ति थी, उसके लिए लाइसेंस दिया था, अब उस लाइसेंस की विषय वस्तु वो संपत्ति ही नष्ट हो गई तो उसके लाइसेंस का क्या होगा, फिर अब लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। या फिर किसी महान शक्ति द्वारा संपत्ति में ऐसे परिवर्तन कर दिए गए हैं कि लाइसेंसी उसका प्रयोग ही ना कर पाए, तो इस केस में भी क्या होगा, लाइसेंस निरस्त, क्योंकि लाइसेंसी उसका प्रयोग ही नहीं कर पाएगा। किसी महान शक्ति ने संपत्ति में ऐसे परिवर्तन कर दिए कि अब उस संपत्ति का प्रयोग ही नहीं कर सकता वो सही से। नेक्स्ट है, जहां पर लाइसेंस ग्रहीता ही संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन गया। तो भाई उसने किसी संपत्ति के संबंध में लाइसेंस लिया, बाद में वो संपत्ति उसने खरीद ली, वो उसका मालिक बन गया या जैसे भी मालिक बना, तो फिर वो लाइसेंस तो निरस्त हो ही जाएगा ना। जहां पर लाइसेंस किसी प्रयोजन के लिए दिया गया था और वह प्रयोजन पूरा हो जाता है या उसका पूरा होना इम्पॉसिबल हो जाता है तो क्या होगा, लाइसेंस निरस्त हो जाएगा कि भाई जिस प्रयोजन के लिए दिया था वो पूरा हो गया तो ठीक है, और अगर वो पूरा होना असंभव हो गया तो भी भाई लाइसेंस फिर निरस्त हो जाएगा। अब अगला देखिए, जब लाइसेंस किसी विशेष पद, कार्य नियोजन या पात्रता धारण करने के फलस्वरूप प्रदान किया और उस विशेष पद, कार्य नियोजन या पात्रता का ही अस्तित्व समाप्त हो जाए, तब क्या होगा, लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। भाई हमने किसी विशेष पद के कारण लाइसेंस दिया या विशेष कार्य नियोजन के लिए दिया या पात्रता कोई धारण करता था कोई व्यक्ति विशेष, उसके लिए हमने दिया लाइसेंस और उसकी वो चीज़ ही नष्ट हो गई तो फिर लाइसेंस क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। अगर अनुज्ञप्ति का 20 वर्ष तक निरंतर उपभोग ना कर पाए कोई तो वह लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। अब 20 साल इतने लंबे पीरियड तक लाइसेंस का अगर उपभोग नहीं किया किसी ने तो आगे भी क्या करेगा, इसीलिए ये भी एक ग्राउंड है कि लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। और लास्ट है कि कोई सहायक अनुज्ञप्ति हो और जिस लाइसेंस के वह सहायक थी उसका ही अस्तित्व समाप्त हो जाए तो सहायक अनुज्ञप्ति भी निरस्त हो जाएगी। मतलब एक तो थी अनुज्ञप्ति, एक थी उसकी सहायक अनुज्ञप्ति, तो जिस लाइसेंस के वो सहायक थी अनुज्ञप्ति तो वो लाइसेंस का अस्तित्व भी समाप्त हो गया तो क्या होगा, वो सहायक अनुज्ञप्ति भी निरस्त हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। अगर आप और ज़्यादा गहराई से टॉपिक्स के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने ईजमेंट एक्ट पर 4 अन्य वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं, आप उनको सुन सकते हैं। वैसे मेरी राय में आप सभी को उन चारों वीडियोस को भी सुनना चाहिए क्योंकि टॉपिक्स भले ही सेम है मगर मेरे हर वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी जिनको एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रयास भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगें तो कृपया उनको लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आगे के लिए डायरेक्शन भी मिलता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।